देखो, हम लोगों ने अभी तक कास्ट कर, रेवेन्यू कर और फर्म के उद्देश्य और उसका इक्विलिब्रियम इतना बहुत विस्तार से पढ़ लिया। हम लोगों ने भी देखा कि बाजार के विभिन्न स्वरूप होते हैं और उसमें पहला स्वरूप है पूर्ण प्रतियोगिता। आज हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामने कहाँ होगा, उत्पादन कितना होगा, उसे अल्पकाल और दीर्घकाल में कब लाभ होगा, कब हानि होगी और कब सामान्य लाभ होगा, इसकी व्याख्या करेंगे बहुत विस्तार से। तो आप देखिए कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह आपको हम सब बता चुके हैं, यहाँ सिर्फ सिस्टेमेटिक लिखा हुआ है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत फर्मों के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता में अंतर है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया आपकी क्लास में भी, नेट में भी, इवन कोई भी इंटरव्यू जब आप इकोनॉमिक्स का देते हैं तो ये सवाल जरूर ही पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। ठीक है, और 99% लोग फेल हो जाते हैं बताने में कि अंतर क्या है। तो आप देखें ध्यान से, विशुद्ध प्रतियोगिता आप देखें, शुद्ध प्रतियोगिता की विशेषता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या। उद्योग में सभी फर्में समान एवं समरूप वस्तु का उत्पादन करती हैं। प्रत्येक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को दिया हुआ मान लेता है। ये सब हम लोगों ने पीछे बात की है, ये कोई नई बात इसमें नहीं कही जा रही है। फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। इतनी सारी विशेषताएं हम लोगों ने पीछे भी पढ़ी हैं, लेकिन इन्हीं सबको हम पूर्ण प्रतियोगिता जानते थे। क्या जानते थे? कि पूर्ण प्रतियोगिता। लेकिन वास्तव में इतनी विशेषताएं अगर किसी बाजार में उपलब्ध हैं तो द मार्केट विल बी ट्रीटेड एज प्योर कॉम्पिटिशन। उस बाजार को कैसा कहेंगे? शुद्ध प्रतियोगिता कहेंगे। और इसे पूर्ण प्रतियोगिता में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड। और क्या है? परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप ऊपर की सारी विशेषताओं में 2 विशेषताएं जोड़ देते हैं, एक साधन की पूर्ण गतिशीलता और बाजार का पूर्ण ज्ञान। कारण यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता ही वास्तव में आइडियल है जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम पूंजीवाद की बात करते हैं, जब हम सरकार के अहस्तक्षेप की बात करते हैं। तो ऐसे सिस्टम में जहां आइडियल मार्केट की बात करते हैं, उस मार्केट को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। आप कहते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की व्याख्या करते हैं तो वहाँ क्या मांग चलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता यही है। इसका मतलब कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता और बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये 2 ऐसी मान्यताएं हैं जो रेयर सिचुएशन में पाई जा सकती हैं। लगभग असंभव है। न तो साधन पूर्णतः गतिशील होता है और न ही बाजार का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट है रादर देन प्योर कंपटीशन। बाकी सारी विशेषताएं मिल सकती हैं, लेकिन ये 2 विशेषताएं सामान्यतः पाई नहीं जाती हैं। इसलिए हम पूर्ण प्रतियोगिता, अब कोई आपसे पूछता है कि क्या अंतर है, तो आप सारी विशेषता बता लेंगे और उसमें कहेंगे अगर 2 विशेषताएं ऐड कर दी जाएं तब वो पूर्ण प्रतियोगिता बनेगा। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वाइडर देन प्योर कंपटीशन। शुद्ध प्रतियोगिता से थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में शुद्ध प्रतियोगिता समाहित है। अगर आप ऐसे कहना चाहें तो आराम से कह सकते हैं। उपर्युक्त विशेषताओं में यदि निम्न विशेषताओं को जोड़ दिया जाए तो शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता बन जाती है। वही बात है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता तथा पूर्ण ज्ञान, अर्थात बाजार में किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं पाई जाती। देखिए, इकोनॉमिक थियरी की व्याख्या जो शुरू में की गई उसे हम सर्टेनिटी थियरी के नाम से भी जानते हैं, निश्चितता का सिद्धांत। अर्थात यह मान करके पूरी व्याख्या की गई कि हमको बाजार का पूर्ण ज्ञान है।
लेकिन आपने देखा कि बाद में जब थियरी डेवलप हुई तो अनसर्टेनिटी थियरी का भी विकास हुआ और ये कहा गया कि वास्तव में हम अपने वास्तविक जीवन में अनिश्चितताओं में जीते हैं, निश्चितता का कोई भी कहीं कोई रोल नहीं है। इवन 100% हर समय हम अनसर्टेन कंडीशंस में जीते हैं। हम बाज़ार में सामान लेने जा रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि कौन सा सामान बाज़ार में है, किस रेट पर है, या वही रेट होगा जो हम समझ रहे हैं, या वही वस्तु मिलेगी जो हम समझ रहे हैं, या वही क्वालिटी मिलेगी जो हम समझ रहे हैं। और इन सबको निश्चित मान लेना कि सब कुछ बिल्कुल एकदम सर्टेन है, ये वास्तव में सही नहीं है। लेकिन शुरू में जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की व्याख्या की थी दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेनिटी थियरी। लेकिन हमने जब रिवाइज किया तो हमने बाद में एक पूरी थियरी ही है कि अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थियरी। तो अब आप देखें प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अल्पकाल में संतुलन कहाँ होता है? जब आप अल्पकाल में किसी फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो अल्पकाल और दीर्घकाल का डिफरेंस सिर्फ इतने से आप लगाइए कि अल्पकाल में किसी को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि अल्पकाल में अगर आपको मान लीजिए कि, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य आपको मिलता है वह मूल्य बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति से तय हो जाता है। आपको हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मिनट जो घुमा गए तो सही, देखो यहाँ दिख रहा है, ये डिमांड रेखा है और ये सप्लाई रेखा है। ये उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति है। मैंने आपसे बताया है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स इज डिफाइंड एज इंडस्ट्री। फर्मों के समूह को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। और वही बाजार है। बाजार की कुल मांग और कुल पूर्ति जो होती है उससे हम कीमत का निर्धारण करते हैं, OQ। और यह बाजार में OQ मात्रा है जो कुल बेची जाएगी, अर्थात पूरी मंडी में जितना सामान बिकेगा वो इतना ही होगा। अब इसे चाहे जितने लोग मिलकर के बेचें इससे कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आई? और यही मूल्य होगा। अब इस मूल्य पर चाहे जो बेचे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि इसके अलावा कोई मूल्य आप चार्ज, तो यह जो मूल्य है यह ऐसे अब ये सभी फर्मों के लिए यही मूल्य दिया हुआ हो जाता है। और आपने पूर्ण प्रतियोगिता में देखा है कि जो MR होती है, जो AR होती है, जो प्राइस होती है, जो डिमांड होती है, कैसे होती है? एक्स एक्स के समानांतर सीधी रेखा। लेकिन यह सीधी रेखा आती कहाँ से है? इट कम्स फ्रॉम दिस मार्केट। कहाँ से आती है? इस बाजार से आती है वास्तव में, और यही हमको दिया हुआ होता है। दिस प्राइस लाइन इज गिवन। अब जितनी फर्में बाजार में हैं वो सारी फर्में इसी मूल्य पर बेचेंगी। अब लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मिठाई की दुकानें हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप ओलनगंज में रहते हैं, तो ओलनगंज की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मिठाई की कौन सी दुकान है? इसका मतलब बेनीराम को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही चिल्ला कह रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रमाणित कौन सी दुकान है? बेनीराम। तो अब बेनीराम जो मिठाई का मूल्य तय कर देंगे एक तरह से, ये तो प्रतिनिधि फर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, इसका मुद्दा नहीं है, लेकिन कुल जो बाजार मूल्य तय करेगा उसमें सबसे बड़ा रोल किसका हो गया? बेनीराम का। और पूरे बाजार में मान लीजिए जो मूल्य तय हुआ और उसमें अगर ज़्यादा रोल बेनी का ही है मान लीजिए, तो मान लीजिए बेनी ने तय किया कि 400 रुपया किलो मिठाई बिकेगी, इमरती ही मान लीजिए उनकी बिकती है, ठीक है, इमरती। लेकिन जौनपुर में बहुत लोग बेचते हैं। अब सारे बेचने वाले अभी तो पक्का हो गया कि 400 से 401 रुपया नहीं ले सकते। क्यों? कैसे लेंगे? बेनी बेस्ट इमरती 400 में, तो आप सब लोग क्या करेंगे? उसके यहाँ चले जाएं खरीदने के लिए। तो अब जितने बेचने वाले हैं दे ऑल हैव टू सेल कितने पर? केवल 400 रुपये पर। अब लेकिन देखो दिक्कत कहाँ फंसती है। कोई बुराई नहीं, अगर 400 बेनी बेच सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं बेच सकते? प्रॉब्लम यह होती है कि हर दुकान की, जितनी भी दुकानें जौनपुर में हैं इमरती बनाने वाली,
हर दुकान की इफ़िशियंसी, हर दुकान का लेबर, हर दुकान की स्किल अलग अलग है। बेनी के पास स्किल ज़्यादा है, बेनी के पास ज्ञान ज़्यादा है, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर है जो किसी को नहीं बताते हैं ना। तो उनकी इम्यूनिटी हो सकता है 350 में बन जाती हो, और ऐसे में अगर वो 400 में बेचते हैं तो ही इज अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन मेरी दुकान जो है वहाँ मेरे यहाँ सब कामचोर हैं, जितने मजदूर हैं, कुछ सामान भी चुरा ले जाते हैं किलो 2 किलो वहाँ से। अब मेरे लोगों की स्किल भी उतनी अच्छी नहीं है, पता चला कि 3 किलो मिठाई बनाने में 1 किलो तो खराबी कर देते हैं। अब मेरी लागत कितनी आ जाएगी? 450 रुपये। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम अगर 450 में बेचते हैं तब भी कोई नहीं खरीदेगा, लाभ तो गया बाढ़ में, उसे कोई मतलब ही नहीं ना। मेरी कास्ट भी नहीं आई क्योंकि 400 में उपलब्ध है। तो अब है क्या, अगर 3 फर्में बेच रही हैं इमरती, तो हो सकता है कि एक की लागत 350 आ रही हो, दूसरे की 400 आ रही हो, और तीसरे की 450 आ रही हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक लाभ पा रहा है जो 450 में बेच रहा है, जो 400 बेचेगा वो नॉर्मल प्रॉफिट में होगा, न तो लाभ पाएगा न तो हानि पाएगा, वो सामान्य लाभ प्राप्त कर रहा होगा। और जो 450 में पैदा कर रहा है उसको घाटा हो जाएगा, उसे लॉस होगा। इसका मतलब जो बाजार ये मूल्य तय कर रहा है, ये प्राइस, इस प्राइस पर किसी को घाटा हो सकता है, किसी को फायदा हो सकता है, किसी को, लेकिन ये अल्पकाल में ही होगा, शॉर्ट पीरियड में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा, मान लीजिए, तो जिसको घाटा हो रहा है वो दुकान बंद कर देगा। ठीक है, और जिसको घाटा हो रहा है वो दुकान जब बंद कर देगा तो बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी, तो मूल्य भी थोड़ा सा 400 से क्या हो जाएगा। तो जिसको सामान्य लाभ हो रहा था उसको भी क्या होने लगेगा, थोड़ा सा लाभ होने लगेगा। अब जैसे ही इसको लाभ होना शुरू होगा वैसे ही बहुत सारी दूसरी फर्में सोचेंगी कि मिलती है में फायदा है, सब जल्दी से क्या करेंगे, इमरती में लगेंगी और सप्लाई बढ़ेगी, फिर कहाँ मूल्य चला जाएगा, सामान्य लाभ। इसका मतलब कि दीर्घकाल में अगर मूल्य घटता है तो कुछ फर्में छोड़कर चली जाएंगी जो नहीं मैनेज कर पा रही हैं, अगर मूल्य बढ़ता है तो लाभ देकर के कुछ फर्में आ जाएंगी, और अल्टीमेटली सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा, न तो घाटा होगा और न ही उनको प्रॉफिट होगा। तो अल्पकाल में ये कीमत दी हुई होती है, और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये तुम्हारी एमसी रेखा है, और एमसी एमआर को जहाँ नीचे से काटती है ई बिंदु पर, वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो इस दी हुई कीमत पर ये इतना कुल पूरे बाजार की मांग और पूर्ति है, इसमें ये फर्म जो है जिसकी यह कास्ट कंडीशन है वो इतनी मात्रा बेचेगी। सारी फर्में मिलकर के चाहे इतना बेचें, लेकिन कुल कितना बिकेगा, वो इसके बराबर ही बिकेगा, इससे अधिक बिक नहीं सकता है। ठीक है, तो बाजार में दी हुई मात्रा बेचनी है, और उस मात्रा को चाहे इतने लोग बेचें और चाहे जो कुछ भी करें, मूल्य में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने पढ़ा है कि ऐसे बाज़ारों में प्रत्येक फर्में प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। वो मूल्य को दिया हुआ मान लेती हैं, मूल्य में कोई परिवर्तन, और परिवर्तन न करने के पीछे का भी कारण बहुत साफ है कि पूरे बाजार में आप इतना छोटा अंश सप्लाई करते हैं। जैसे आपका इतना कम योगदान है कि अगर आप नहीं भी बेचेंगे, जैसे पूरी मंडी में एक दिन एक दुकानदार ने दुकान नहीं भी खोला, क्या फर्क पड़ गया, न खोले, तो इतनी कम आपका कंट्रीब्यूशन है मार्केट में कि आप बाजार को प्रभावित नहीं कर पाते। इसका उल्टा होता, अगर आप 80% मार्केट पर कब्जा होता आपका, तब असर होता, क्योंकि तब आपके न होने का मतलब था। ठीक है, तो यह है तुम्हारा अल्पकाल में शाम में कहाँ होगा। एक फर्म उद्योग की मांग और पूर्ति से तय कीमत को
कीमत को स्वीकार करके ई बिंदु पर साम्य में है, क्योंकि वही साम्य की दोनों शर्तें MC बराबर MR तथा MC MR को नीचे से काटे पूरी होती है। ठीक है, अब देखो अल्पकाल में उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। और अल्पकाल में उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। इसमें बहुत साफ साफ बना हुआ है, हम तुमको यहाँ बना के समझा दे रहे हैं, ये देखो। ठीक है, इसको मिटाएं। दिख रहा ही नहीं आ रहा है इसमें। पूरा आ रहा है। अब देखो क्या है, जितना हमने तुमको अभी बताया उन सबको, वो सब एक साथ यहाँ बने हुए भी हैं। जब तुम पढ़ोगे तुमको इसमें दिखेगा साफ साफ, यहाँ से तुमको समझा दे रहे हैं। ये देखो बाजार की कुल मांग है और ये बाजार की कुल पूर्ति है। ये है वह कीमत है जो सभी फर्मों के लिए दी हुई है। फर्में कितनी हैं? 3 है। एक, तीनों आ रहा है उसमें। बड़े उसमें क्या देख रहे हो, जो बना है वो तो बना ही है, उसके चक्कर में पढ़ो। तुम पढ़ना उसी से जो इसमें बना हुआ है, वो आसानी से ये इसमें आना चाहिए तुमको, जाके दिखाए कहाँ बना। ठीक है, अब देखो क्या है। अब इस स्थिति में क्या है, यहाँ ये 1 है मार्केट है, ये 2 है और ये 3 है। इसको हम मान लेते हैं कि इसको लाभ हो रहा है। इसको क्या हो रहा है? ये एवरेज कास्ट है और ये रेखा कैसी है? मार्जिनल कास्ट। उसकी कीमत, इसको तो फिर इसको हानि लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इसको लाभ, इसको प्रॉफिट लिखो और इसको नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो MCMR के बराबर यहाँ है, तो उत्पादन ने कितना बेचेगा? ये फर्म OQ1 बेचेगी। इसको ऊपर उठा ले जाओगे, इसकी लागत ये हो जाएगी। OC1 लागत है, OP1 कीमत है। इसका मतलब कीमत कम है और लागत ज़्यादा है, तो इतना क्या हो जाएगा? ये लॉस है। P1C1 यही लिख दो, क्या लिखा है इसमें? EE1। हाँ, ये तो ये उसी कीमत पर एक फर्म को घाटा हो रहा है, लेकिन सेम कीमत पर ये देखो, ये हो गई अब AC, ये हो गई है MC। MCMR को यहाँ काट रही है। अब यहाँ P1 C1 E1। अब इतना क्या हो गया? ये पोर्शन तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि कीमत ज़्यादा है, लागत कम है और मात्रा कितना बेचेगा? Q2। ठीक है, यहाँ देखो ये AC है, ये MC है। यहाँ मात्रा बेचेगा Q3 ई बिंदु पर, और यहाँ उसकी लागत और उसकी कीमत दोनों आपस में बराबर है। यहाँ उसे नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त है। एक बात यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब आप कहते हैं कि लागत और आगम बराबर है, इसका मतलब 100 रुपया लगाया, उसे 100 रुपया प्राप्त हो गया। अब यही वो हमेशा उत्पादन करता रहेगा। यही तो कह रहे हैं दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो अगर आप 100 रुपया लगा रहे हैं, 100 ही पा रहे हैं, 100 लगा रहे हैं, 100 ही पा रहे हैं, तो इस तरह का बिजनेस करने से कोई फायदा है? तब फिर क्यों करता रहेगा वो? वास्तव में उसमें जब हम सामान्य लाभ कहते हैं तो 100 लगा करके 100 नहीं पा रहा है,
100 लग रहा है उसका, उस 100 लगने वाले में वह भी शामिल है जो उसको बनाए रखने के लिए उस उद्योग में अनिवार्य है। अर्थात वह उसे प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वह एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। तो वो प्रॉफिट कैसी है? वो सर्वाइवल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? सर्वाइवल प्रॉफिट है, जिसे हम लागत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। सामान्य लाभ का मतलब ये नहीं कि आपने 100 रुपये लगाया और आपको 100 ही मिल गया। आपने 100 लगाया तो आपको 110 मिल रहा है, क्योंकि जब तक 10 मिलता रहेगा तब तक आप उसको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे बेहतर कहीं आपको विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे समझा करिए कि सामान्य लाभ का मतलब उसमें वह अमाउंट शामिल है जो उसको उस व्यवसाय विशेष में बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। नहीं तब तो फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई 100 रुपया दिए 100 रुपया पाए, जैसे इस लड़की को हम 100 रुपया दे, कहाँ रखे रहो, हमको शाम को दे देना, फिर सुबह दे, फिर शाम को ले ले, तो इसको पड़ी क्या है बिना मतलब दिन भर 100 रुपया बचा के रखने का भाई। हाँ ये कहते हैं 100 रुपया रखो, शाम को 90 वापस करना, तब रख लेती। तब ठीक है, दिन भर का जितना भी टेंशन रहता, चलो उसके बदले 10 रुपया पा रही, कोई बात नहीं। लेकिन अनायास कोई क्यों रखेगा भाई आपका 100 रुपया ना? हाँ मिटाएं, हाँ बनाओगे? थोड़ा हाथ पैर चला लिया करो। जल्दी करो फट से। अब देखो एक अलग से तुमको प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म की पूर्ति रेखा कैसी होती है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ सप्लाई लाइन इन शॉर्ट रन ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। किसी फर्म की अल्पकाल में पूर्ति रेखा कैसी होती है, ये सवाल बहुत बार तुम्हारी परीक्षा में भी आया हुआ है। ठीक है, मिटाएं, समझ लो उसे बना हुआ है क्या, देखोगे समझ में तुमको आ जाएगा, लेकिन साथ साथ बना लिया करो। देखो इसमें क्या है, इसके पहले कि हम लोग उसकी पूर्ति रेखा की बात करें, हमको एक बार फिर से रिकॉल करना पड़ेगा सारी कास्ट कंडीशंस, सारी लागत रेखाएं, इसमें औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये सारी लागतें एक बार आपको फिर से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी आप फर्म की पूर्ति रेखा जान सकते हैं। और इसके लिए बाजार की कुल मांग और कुल पूर्ति, इतना चीज़ों को हमें एक साथ जब हम सबको कोऑर्डिनेट करेंगे तब हम ये बता पाएंगे कि फर्म की पूर्ति रेखा कैसी होगी। ठीक है, चलिए इसमें बहुत बढ़िया बना है, सिर्फ आप समझ लीजिए। ठीक है, ये देखो बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो बाजार की कुल मांग है और ये बाजार की कुल पूर्ति। और यहाँ दूसरे चित्र में देखो, ये तुम्हारी औसत स्थिर लागत है, याद आ रहा है कुछ ऐसी बनी थी। ये तुम्हारी औसत परिवर्तनशील लागत है, याद आ रहा है। ये तुम्हारी औसत लागत है, याद आया। और ये तुम्हारी MC, इतना तुम्हें पता है, ये हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, इसका शेप ऐसा क्यों होता है। यहाँ बाजार की मांग और पूर्ति है, हम इसको भी एक बार जान चुके हैं पीछे। अब ये जो बाजार की मांग और पूर्ति है, इस पर देखो ये मूल्य तय होता है। फिर से बनाएं थोड़ा।
ये डिमांड है और ये सप्लाई, ठीक है। थोड़ा सुविधा के लिए हमने पहले इसको बना दिया, हालांकि ये बेईमानी का तरीका है। पहले मांग और पूर्ति बना लेना चाहिए, तब उसको हमें आगे ले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर देखो, अगर तुम्हें थियरी पूरी तरह पता है, चित्र की पूरी फिजियोलॉजी पता है, और तुम्हें ये पता है कि कोई रेखा क्यों और कैसे है, किस लिए है, तभी तुम्हें चित्र बनाने में आनंद भी आएगा और समझ में भी आएगा, और तभी चित्र गलत भी नहीं होगा। तब तुम बनाने की सारी सीमाएं पार कर जाते हो। कैसे बनना है, कौन पहले खींचना है, कौन बाद में खींचना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है कि क्या हमको बनाना है। तो अगर मांग और पूर्ति ये है, इस मांग और पूर्ति पर ये कीमत बाजार में P1 तय हुई, ये कीमत सबके लिए कैसी हो गई, दी हो गई फर्म के लिए। अब इस कीमत पर ध्यान दो, ये MR हो गई, क्या हो गई, MR AR, बाकी सारी, ये MR रेखा जो है इस MC को यहाँ काट रही है, देख रहे हो ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, QN, और यहाँ इसको लागत इसकी क्या है, यहाँ है ना। यहाँ जो घाटा इसको हो रहा है, अभी लाभ नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उत्पादन तब तक करता रहता है। एक सवाल और इसी में आप पढ़ लीजिए, क्लोजिंग डाउन पॉइंट क्या होता है, उत्पादन बंद की अवस्था। फर्म को घाटा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, बट ही विल कंटिन्यू द प्रोडक्शन, उत्पादन को वो जारी रखेगा, उसे बंद नहीं करेगा। कब तक नहीं बंद करेगा, वो तब तक नहीं बंद करेगा जब तक कि ये है, देखिए आप यहाँ, ये अगर इसको हम E1 करें, इसको क्या करेंगे यहाँ, जब तक उसकी वेरिएबल कास्ट उसको मिलती रहेगी तब तक वो उत्पादन करता रहेगा। क्यों, क्योंकि स्थिर कास्ट तो उसको बियर ही करनी है, उत्पादन करे चाहे न करे। उत्पादन वो 4 महीने के लिए बंद कर दे, लेकिन उसको मकान का किराया देना ही पड़ेगा। मशीन जो है उसकी डियर एंड बियर उसको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। जो उसके अस्थायी कर्मचारी हैं उसका वेतन उसको देना ही पड़ेगा। तो जब तक उसकी परिवर्तनशील लागत उसको मिलती रहती है, वेरिएबल कास्ट, तब तक वो उत्पादन इसलिए करता रहता है कि शायद कल मार्केट की कंडीशन सुधर जाए, मांग बढ़ जाए और हमको लाभ होने लगे, ठीक है। तो जब तक वो परिवर्तनशील लागत उसको मिलती रहती है, देखो लागत घट रही है लगातार, उसकी कीमत घट रही है, लागत बढ़ रही है, लेकिन वो उत्पादन करता रहेगा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ मांग रेखा, पूर्ति रेखा कैसी होगी, ये वाली, यस। तो जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सप्लाई बढ़ गई, कीमत घट गई, इसका घाटा और बढ़ गया, इतना था कितना हो गया, कितना हो गया ना। तो अब ये हो गया E2 जो है, यही क्लोजिंग डाउन पॉइंट है। क्या है, यही उत्पादन बंद होने की अवस्था है। ये अलग से परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, खास करके तुम्हारे नेट में ये चित्र बना होता है, पूछते हैं क्लोजिंग डाउन पॉइंट कहाँ है, तो ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अब यही तुम्हें यह मिल जाएगा, इसके बाद तो उत्पादन बंद हो जाएगा, नीचे तुम आओगे नहीं। तो इसके नीचे की ये जो सब MC रेखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर रहे चाहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ होने नहीं है। और इसके बाद देखो, जब कीमत ये थी P2 तो सप्लाई इतनी थी, जब कीमत P1 हो गई तो सप्लाई क्या हो गई, Q1। इसका मतलब इसके बाद जो ये रेखा जा रही है, यही क्या हो जाएगी, यही सप्लाई लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सप्लाई लाइन। तो जवाब क्या होगा कि क्लोजिंग डाउन पॉइंट के बाद जो MC रेखा होती है, वही फर्म की अल्पकालीन पूर्ति रेखा भी होती है। ये तो इसकी पूर्ति रेखा है पूरे बाजार की, इसकी बात नहीं कर रहा है। फर्म की पूर्ति रेखा क्या होगी, तो इसके बाद जो MC रेखा होगी, और आसानी से कहना हो तो MC रेखा ही पूर्ति रेखा होगी, लेकिन शर्त है कि उत्पादन बंद होने की अवस्था के आगे, उसके पहले से नहीं होगी। जैसे यहाँ से नहीं शुरू हो जाएगी, कहाँ शुरू होगी, यहाँ से, ठीक है। तो ये बना लीजिए, एक बार आप बना लीजिए। ये बहुत बढ़िया से इसमें बना हुआ है, इसकी व्याख्या भी है, आराम से आप समझ लीजिएगा।
ये पूरा जितना पढ़े हैं सब परीक्षा में है। 3 सवाल आएंगे और 1 किलो ही आएंगे। ठीक है, कुछ गुस्सा लग रही हो क्या बात है? हैं? समझ में नहीं आ रहा है? चलो ये जो है तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया ये।